Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम. सो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 504. Our question is, a client with a diagnosis of Addison crisis is being admitted to the intensive care unit. Which finding will the interprofessional healthcare team focus on? Select all that apply. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट डायग्नोज हुआ है एडिसन क्राइसिस से, राइट. एडिसन क्राइसिस पेशेंट को है, एडिसन क्राइसिस से पेशेंट डायग्नोज हुआ है. सो और क्या पूछा गया है कि वो एडमिट हुआ है इंटेंसिव केयर यूनिट में. सो कौन सी फाइंडिंग इंटरप्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम फोकस करेगी, किस फाइंडिंग, कौन कौन सी फाइंडिंग्स के ऊपर हेल्थ केयर टीम फोकस करेगी, राइट. सो हमसे पूछी गई हैं एडिसन क्राइसिस के साइन एंड सिम्टम्स, राइट. सो एडिसन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडर्नल इनसफिशिएंसी, राइट. बिकॉज ये किससे बनी होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला से, राइट. सो कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोजोल एंड सेक्स हार्मोन्स, राइट. सो ये सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स. सो एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन वाटर को रिटेन, सोडियम को रिटेन करती है एंड वाटर को रिटेन करती है एंड एक्सक्रीट करती है पोटेशियम आयंस को, राइट. एंड कॉर्टिजोल का क्या काम है, कॉर्टिजोल क्या करती है, ये पोटेशियम को एंड क्लोराइड एंड कैल्शियम को क्या करती है, ये एक्सक्रीट करती है, राइट. सो जब हम बात करते हैं अब एडर्नल क्राइसिस की. सो एडर्नल क्राइसिस क्या होंगी, जब एक्यूट एडर्नल इनसफिशिएंसी होगी, जब एक्सट्रीम एडर्नल इनसफिशिएंसी होगी, दैट इज़ एडिसन क्राइसिस. उसको हम क्या बोलेंगे, एडिसन क्राइसिस. एडिसन क्राइसिस बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे, एडर्नल क्राइसिस, राइट. एडर्नल क्राइसिस भी हम इसको बोलते हैं, राइट. सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, उनका क्या काम है, राइट. जब नॉर्मली एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल वर्क करती हैं तब एडर्नल इनसफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है. नॉर्मल एडर्नल वर्क करता है, राइट. सो पोटेशियम भी नॉर्मली एक्सक्रीट हो रहा है, सोडियम नॉर्मली रिटेन हो रहा है, राइट. पोटेशियम कैल्शियम भी नॉर्मली एक्सक्रीट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, राइट. फिर जब यहाँ पे क्राइसिस मीन्स इसकी इनसफिशिएंसी आ जाती है, तब जो रिटेन हो रहे हैं मिनरल्स एंड जो एक्सक्रीट हो रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएगी, राइट. तो जब उनमें प्रॉब्लम आएगी, जो इनसफिशिएंसी की वजह से, लाइक सोडियम क्या हो रहा था, रिटेन होता है, राइट. अगर इनसफिशिएंसी है देन सोडियम रिटेन नहीं होगा, सोडियम क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट होता रहेगा, वाटर भी एक्सक्रीट होता रहेगा, बिकॉज इनसफिशिएंसी हो रही है एल्डोस्टेरोन की, राइट. एंड पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा इन द बॉडी, राइट. जैसे ही पोटेशियम बिल्डअप होना स्टार्ट होगा उसकी वजह से वेस्कुलर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज इन द बॉडी, राइट. आई थिंक आर यू अंडरस्टैंडिंग कि सोडियम रिटेन नहीं हो रहा है, सोडियम बॉडी से बाहर जा रहा है, राइट. एंड वाटर क्या हो रहा है, वाटर भी बॉडी से बाहर जा रहा है. एंड जो एक्सक्रीट होता था, लाइक एल्डोस्टेरोन हेल्प करता था पोटेशियम की एक्सक्रीशन में, राइट. पोटेशियम को वो एक्सक्रीट करता था, बट एल्डोस्टेरोन की यहाँ पे इनसफिशिएंसी है तो एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से पोटेशियम बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. एंड कॉर्टिजोल क्या करेगा, कॉर्टिजोल भी एक्सक्रीट करता था कैल्शियम को, तो कैल्शियम भी एक्सक्रीट नहीं होगा, वो भी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडर्नल क्राइसिस बोलेंगे हम इसको, राइट. सो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी है. सो एक्यूट एडर्नल इनसफिशिएंसी के बारे में हमें बोला गया है, एक्यूट एडर्नल इनसफिशिएंसी इज नोन एज
एडिसन क्राइसिस, राइट। सो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया सोडियम का, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, जो रिटेन हो रहे हैं, जो रिटेन हो रहा है वो जो रिटेन होता है वो एक्सक्रीट हो रहा है, और जो एक्सक्रीट होता है वो रिटेन हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी वजह से ही सिम्टम बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट होंगे। लाइक अगर सोडियम रिटेन नहीं हो रहा है, पोटेशियम सोडियम रिटेन एक्सक्रीट हो रहा है, एंड पोटेशियम बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, राइट। एंड कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया होगा, राइट। एंड पोटेशियम भी बिल्डअप हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर क्लेमिया होगा, राइट। तो जब हम एडिसन क्राइसिस के पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसकी हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं, तब हमने उसमें ये सिम्टम्स देखने हैं, राइट। बिकॉज एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में मिनरल्स की इनसफिशिएंसी हो रही है, राइट। इनसफिशिएंसी होने की वजह से पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आते हैं वो हमने यहाँ पे चेक करने हैं, राइट। सो हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। सो क्या क्या हम इसमें फाइंडिंग हम इसमें फोकस करेंगे, हाइपोटेंशन, यस हम हाइपोटेंशन इसमें असेस करेंगे। क्यों हम इसमें असेस करेंगे, बिकॉज डिक्रीज हो जाती है वेस्कुलर वॉल्यूम इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या है, हाइपोटेंशन पेशेंट में होगा, राइट। ल्यूकोसाइटोसिस ये इससे रिलेटेड नहीं है, देन दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज द हाइपरकलेमिया। सो हाइपरकलेमिया इसमें होगा, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, पोटेशियम क्या हो रहा है, पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, वो बिल्डअप हो रहा है इन द बॉडी, एज आई टोल्ड यू, राइट। एंड हाइपर कैल्शियम भी होगा बिकॉज कैल्शियम भी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है, राइट। एंड हाइपरनेट्रीमिया इसमें नहीं होगा, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एडिसन डिसीज़ का, एडिसन क्राइसिस का, राइट। सो मेन आपने इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इसके सिम्टम्स को समझने के लिए हमें इसका मेन रूट पता होना चाहिए, राइट, कि एडिसन क्राइसिस में क्या होता है, एडर्नल इनसफिशिएंसी होती है। सो एडर्नल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, एंड उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो उसके बेस पे हमें इनके सिम्टम्स हमें पता होंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 505। The nurse is monitoring a client who was diagnosed with type 1 diabetic mellitus and is being treated with NPH and regular insulin. Which manifestation would alert the nurse to the presence of a possible hypoglycemic reaction? Select all that apply. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जो डायग्नोज हुआ है विद डायबिटिक मेलाइटिस, राइट। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस से पर्सन डायग्नोज हुआ है, उसको मॉनिटर कर रहे हो आप एज अ नर्स, राइट। सो पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं एनपीएच से एंड रेगुलर इंसुलिन से, राइट। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हो और उस पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो एनपीएचसी एंड रेगुलर इंसुलिन से। सो कौन से सिम्टम्स आपको अलर्ट करते हैं कि पर्सन को पॉसिबल हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन हो रहा है, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब हम सारे ऑप्शंस देखेंगे कि कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन हमें बता रही हैं हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन के बारे में, राइट। सो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि अगर लेवल लेस देन 70 है, राइट, लेस देन 70 अगर लेवल है, देन इट इंडिकेट माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन, राइट। सो ये माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन आएगा। अगर लेस देन 40 है देन मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन, एंड लेस देन 20 है देन सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन शो करता है,
राइट। सो इतना आपको समझ आ गया होगा। लेस देन 70, लेस देन 40 एंड लेस देन 20, राइट। सो ये तीन में हमने इसको कैटेगराइज किया, लेस देन 70, लेस देन 40 एंड लेस देन 20। सो अगर लेस देन 70 है देन माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, लेस देन 40 है देन मॉडरेट एंड लेस देन 20 है देन सिवियर हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन पर्सन में होता है, राइट। सो अगर लेस देन 70 है तो एडिनर्जिक इफेक्ट पर्सन में अराइजेस होते हैं, एंड अगर लेस देन 40 है देन वर्स्ट इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं पर्सन में, एंड लेस देन 20 है देन ग्लाइकोपेनिक इफेक्ट विल बी अराइज, राइट। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सी मैनिफेस्टेशन हमें अलर्ट करती है कि पर्सन को पॉसिबल हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन है। सो हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन में क्या होगा, ये मेनली कहाँ पे अफेक्ट करेगी, हमारे पर्सन के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। सो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने मैनिफेस्टेशन चेक करनी है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज द ट्रेमर। यस, पर्सन में ट्रेमर्स होंगे अगर पर्सन को हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नहीं होगा बिकॉज इसमें पर्सन को एक्सेस हंगर होती है, राइट। एंड इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी भी इससे रिलेटेड नहीं है। नर्वसनेस, राइट, नर्वसनेस पर्सन में होगा। हॉट ड्राई स्किन, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। एंड मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स भी इससे रिलेटेड नहीं है, राइट। सो पर्सन में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे रिलेटेड टू एएनएस से रिलेटेड, राइट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आएंगे, ट्रेमर, इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस, राइट। सो ये हमारे 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या क्या रिएक्शन आएंगे, पर्सन को ट्रेमर होंगे, लाइक शेकीनेस पर्सन में होगा, palpitation होगी एंड लाइट हेडेक पर्सन में होगी, राइट। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। सो सिम्टम्स आपको समझ आ गए होंगे। इसमें हमने 3 उसमें कैटेगराइज किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर में, लेस देन 70, लेस देन 40 एंड लेस देन 20, राइट। So next question is question number 506. The nurse is performing an assessment on a client with pheochromocytoma. Which assessment data would indicate a potential complication associated with this disorder? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स परफॉर्म कर रही है असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद फियोक्रोमासाइटोमा, राइट। फियोक्रोमासाइटोमा का पेशेंट है, उसकी आप असेसमेंट कर रहे हो। सो कौन सी असेसमेंट डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्प्लिकेशन है फियोक्रोमासाइटोमा की, राइट। सो हमने कॉम्प्लिकेशन क्या होती है फियोक्रोमोसाइटोमा की, ये हमसे पूछा गया है, राइट। सो फियोक्रोमासाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा इज क्या है ये, लाइक एडर्नल मेडुला, एडर्नल मेडुला को हम एडर्नल मेडुला में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फियोक्रोम सेल, राइट। जो फियोक्रोम सेल का ट्यूमर होता है दैट इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा, राइट। समझ आ गया इतना कि एडर्नल मेडुला, सो एडर्नल मेडुला में क्या है, फियोक्रोम सेल है, एंड फियोक्रोम सेल में जब ट्यूमर होता है दैट इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा, राइट। ट्यूमर ऑफ एडर्नल मेडुला सेल इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा, राइट। सो एज वी नो दैट कि एडर्नल मेडुला क्या सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, राइट, एडर्नल एंड नॉन एडर्नल, राइट। सो ये क्या है, कैटाकोलामाइन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये मीडिएटर हैं किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या है, ये मीडिएटर्स है। सो
इसकी जो लोकेशन होती है ट्यूमर की वो हमें पता चल गई एडर्नल मेडुला है। बट एक्स्ट्रा लोकेशन क्या है इसकी, एक्स्ट्रा एडर्नल लोकेशन क्या है? ये चेस्ट में भी हो सकता है, एब्डोमेन में भी, ब्लैडर एंड ब्रेन में, राइट। ये वैसे तो ये बिनाइन ट्यूमर होता है, बट ये मैलिग्नेंट भी होता है, और जब ये मैलिग्नेंट होता है देन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइजेस होती हैं। सो जब एडर्नल मेडुला में ट्यूमर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, तो उसकी वजह से क्या है, आपको इतना पता चल गया कि इसमें एडर्नल एंड नॉन एडर्नल सिक्रीट करता है एडर्नल मेडुला। तो जब ट्यूमर होता है तब इसका लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है एडर्नल एंड नॉन एडर्नल का, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का, राइट। सो उसकी वजह से सिम्टम्स पर्सन में एराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होना एराइज हो जाते हैं। सो इन पेशेंट का मेनली हमारा क्या फोकस होता है कि हमने क्या करना है इन पेशेंट का हमने रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, ब्लड प्रेशर हमने मॉनिटरिंग करते रहनी है पेशेंट की, बीपी हमने चेक करते रहना है, राइट। एंड और क्या हम चेक करेंगे इसमें, हम पेशेंट की विनाइल बेनेडिक एसिड की प्रेजेंस हम चेक करेंगे टू द यूरिन, राइट। सो यूरिन में हम वीबीए की प्रेजेंस चेक करेंगे, और डायग्नोसिस हम कैसे इसका करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे 24 आवर्स यूरिन में हम वीबीए टेस्ट करेंगे। वीबीए की अगर प्रेजेंस है 24 आवर्स यूरिन में, देन इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फियोक्रोमोसाइटोमा, राइट। सो अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस के। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा की? इसमें हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी पर्सन में होता है, और नेफ्रोपैथी पर्सन में होती है मायोकार्डाइटिस, इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्ट्रोक। दीज आर द very serious complications of pheochromocytoma. सो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से पर्सन में डेथ भी हो सकती है, और डेथ का रीज़न क्या हो सकता है? शॉक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, डिसइरिथमिया एंड एन्यूरिज्म, एयोर्टिक एन्यूरिज्म। सो इन चीज़ों की वजह से पर्सन में डेथ भी हो सकती है। सो कॉम्प्लिकेशंस भी हमें पता चल गई, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, मायोकार्डाइटिस and increased platelet aggregation and stroke. Death can be occur due to shock, stroke, kidney failure, dysarrhythmia and aortic aneurysm. Right? So हम चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर। 50 ml पर आवर यूरिन आउटपुट इज अ एडुकेट यूरिन आउटपुट, so this is the incorrect option. सो नेक्स्ट इज अ कोगुलेशन टाइम 5 मिनट। ये भी क्या है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। अ हार्ट रेट दैट इज 90 बीट पर मिनट एंड इरेगुलर। इरेगुलर वर्ड क्या इंडिकेट करता है? डिसएरिथमिया, एंड डिसएरिथमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, right? Next is a blood urea nitrogen level is 20. 20 is also normal. So option 1, option 2 and option 4 are normal finding. So abnormal finding क्या आ रही है हमारे पास कि पर्सन का हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट है विद इरेगुलर, राइट। 90 बीट पर मिनट तो है बट इरेगुलर है। सो इरेगुलरिटी इंडिकेट डिसएरिथमिया, सो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एक्रोमेगली who was treated with transphenoidal hypophyseectomy and is receiving in the recovering in the intensive care unit. Which finding should alert the nurse to the presence of a possible post-operative complication? Select all that apply. तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मॉनिटर कर रही हो क्लाइंट को जो डायग्नोज किया गया है एक्रोमेगली, राइट।
एक्रोमेगेली पेशेंट में है उसको ट्रीट किया जा रहा है कौन सी सर्जरी से, विथ ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी, राइट। और वो रिकवर कर रहा है इन इंटेंसिव केयर यूनिट में। सो कौन सी फाइंडिंग आपको अलर्ट करती है कि पर्सन को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो रही है ड्यू टू ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी। सो ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन हमसे इसमें पूछी गई है। सो एक्रोमेगेली कैसे होता है? एक्रोमेगेली अकर ड्यू टू इंक्रीज ग्रोथ हॉर्मोन्स, राइट। जब ग्रोथ हार्मोन क्या होगा पर्सन में, इंक्रीज हो जाएगा। सो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से एक्रोमेगेली होगी पर्सन में। सो एक्रोमेगेली कैसे होगी ये, इसका रीज़न होगा बिनाइन ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर बिनाइन ट्यूमर है उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या हो रही है, पर्सन को एक्रोमेगेली हो रही है। सो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, इसमें हम सर्जिकल रिमूव करते हैं ट्यूमर को। तो सर्जरी हम कौन सी यूज़ करते हैं, इसमें हमने यूज़ की है ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी। सो ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी जब हम करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम सबलिंगुलर ट्रांसफिनॉइड अप्रोच यूज़ करेंगे, राइट। सबलिंगुलर ट्रांसफिनॉइड अप्रोच यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इंसिजन हम करेंगे इन द अपर लिप एट द गम लाइन, राइट। अपर लिप में गम लाइन में हम क्या करेंगे, इंसिजन करेंगे। सो जब ये सर्जरी होती है तो इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इन्फेक्शन, राइट। सो इन्फेक्शन इसके मेन चांसेस हैं। तो इन्फेक्शन में क्या होगा, WBCs कैसे हमें पता चलेगा, WBCs काउंट विल बी इंक्रीज, राइट। सो WBCs से हम असेस कर सकते हैं कि पर्सन को इन्फेक्शन तो नहीं है। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई। एंड नेक्स्ट आती है डायबिटिक इंसिपिडस। इसमें एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स दैट विल बी डिक्रीज। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन डिक्रीज होगा तो पर्सन में डाइल्यूशनल एक्सेसिव डाइल्यूशनल यूरिनेशन होगी, राइट। एंड CSF फ्लूइड लीकेज भी नोज से होती है, राइट। जो हमने बताया था कि हमने उसकी ग्लूकोज की प्रेजेंस हम चेक करते हैं फॉर द CSF फ्लूइड लीकेज, राइट। सो मेनिंजाइटिस के भी उसकी वजह से चांसेस पर्सन में होते हैं। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द एंजाइटी। सो एंजाइटी हर एक कंडीशन में होती है, चाहे माइल्ड सर्जरी है, चाहे सिवियर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, राइट। उन सब में पर्सन को एंजाइटी होती है, राइट। सो ये नॉन स्पेसिफिक है टू दिस डिसऑर्डर। सो ये एक्यूरेट हम इसमें नहीं बोल सकते। Next is the leukocytosis. Yes, leukocytosis indicate infection, and infection is the complication of transphenoid hypophysectomy, right? So next is the Chauvistic sign. So Chauvistic sign हम कब असेस करते हैं, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, उसको हम हाइपोकैल्सीमिया में चेक करते हैं। सो ये इसका ऑप्शन आंसर नहीं है। यूरिन आउटपुट ऑफ 800 ml पर आवर। सो 800 ml पर आवर ये क्या इंडिकेट करे, एक्सेस यूरिनेशन। सो ये क्या इंडिकेट कर रही है, हमारी डायबिटिक इंसिपिडस। नेक्स्ट इज क्लियर ड्रेनेज ऑन द नेजल ड्रिप। सो क्लियर ड्रेनेज नेजल ड्रिप में ये हमें क्या शो कर रही है, CSF फ्लूइड लीकेज। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी की। फर्स्ट है कि इसमें इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस होती हैं, मेन कंसर्न होता है इन्फेक्शन का, डायबिटिक इंसिपिडस एंड CSF फ्लूइड लीकेज, राइट। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी। सो ट्रांसफिनॉइड हाइपोफाइसेक्टमी किस चीज़ के लिए की जाती है, एक्रोमेगेली के लिए की गई थी। एंड एक्रोमेगेली कैसे होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। एंड ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है,
जब बिनाइन ट्यूमर अगर पर्सन में है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, राइट। सो ये हो गया हमारा ट्रांसपेनॉइड हाइपोफाइजेक्टमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।